हाय एवरीवन। इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? किसी भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अगर किसी दो चार्ज को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो हम दोनों चार्ज को कनेक्ट तो किए नहीं, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा। जैसे मान लिया कि दो चार्ज है Q1 और Q2, हम इन दोनों को कनेक्ट नहीं किए हैं, किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं है, तो भी ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये किस कारण से पॉसिबल होता है? तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉसिबल होता है। होता क्या है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो अपने अगल बगल अपना एरिया बना लेता है ना। अपना जैसे होता है ना कि कोई आदमी है अपने अगल बगल पूरा अपना दबदबा बना के रखता है। अगर उसका दोस्त उस एरिया में घुसे तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, अपने पास बुलाएगा। अगर दुश्मन घुसे तो उसको वो भगा देगा। सेम सिचुएशन यहाँ होता है कि अगर कोई चार्ज है तो वो अपने अगल बगल एक अपना एरिया बना लेता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। अपना आदमी तैनात कर देता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर किसी भी टेस्ट चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसको टेस्ट करने के लिए हम इसके एरिया में ले रहे हैं, तो अगर इसका अपना आदमी है ना, जैसे ये भी पॉजिटिव, तो इसका दुश्मन है तो इसको क्या करेगा? भगा देगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ की इसके कारण किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड में, सराउंडिंग में जो स्पेस होता है जहाँ की वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो उस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का स्पेस, है ना, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का स्पेस जहाँ की अगर किसी दूसरे चार्ज को हम लाते हैं, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का स्पेस जहाँ अगर किसी दूसरे चार्ज को हम लाते हैं तो इस चार्ज के कारण उस पर फोर्स लगता है ना। तो वो पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिएगा कि इस स्पेस में हर जगह अलग अलग तरह का फोर्स लगता है। अगर ये यहाँ है तो उस पर जितना फोर्स लगेगा, यहाँ अगर इसको हम ले जाएं तो इसकी अपेक्षा यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब किसी भी चार्ज को यहाँ रखें और यहाँ रखें तो यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ कम लगेगा। मतलब जैसे जैसे हम नज़दीक लेते जाते हैं किसी चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगने लगता है, जैसे जैसे दूर लेते जाते हैं फोर्स कम हो जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो चारों साइड अपने सराउंडिंग के स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, उसका मैग्नीट्यूड हर जगह अलग अलग होता है ना। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे पे, कहीं कम फोर्स लगा रहा है। तो उसी का वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, मैग्नीट्यूड जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता कितना है? तो किसी भी टेस्ट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, है ना, 1 कूलम। तो किसी भी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, किसी भी टेस्ट चार्ज पे मतलब यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। जैसे कि मान लिया यहाँ हमको चाहिए कि यहाँ इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यहाँ पे हम एक 1 कूलम चार्ज रखेंगे। अब इस 1 कूलम चार्ज पे ये जितना फोर्स लगाएगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब हमको यहाँ चाहिए कि यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो यहाँ 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे। अब 1 कूलम चार्ज पे ये यहाँ जितना फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, किसी भी यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इससे हमको क्या मिल गया? Q इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, जहाँ एफ क्या है? फोर्स है ना, फोर्स है बाय द चार्ज Q, वेयर एफ वेक्टर इज द फोर्स experienced by the charge Q। तो यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? F का न्यूटन और Q का कूलॉम, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। तो फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है वो हम लोग उसका मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जिसका वैल्यू है Q, इसके कारण किसी भी पॉइंट पे, मान लिया यहाँ P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे Q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ 1 कूलॉम चार्ज रखते हैं हम लोग, तो उस पर इसके कारण जितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। यहाँ कितना चार्ज हमको रखना है? 1 कूलॉम चार्ज, है ना। तो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से F क्या होता है? K इंटू Q1 Q2, Q1 Q है, Q2 मेरा 1 है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर R है तो R स्क्वायर, ये हो गया मेरा F। तो यही अगर 1 कूलॉम चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ जो E होगा वो क्या हो जाएगा? K इंटू Q बाय R स्क्वायर। अगर हमको डायरेक्शन E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अपना एक डायरेक्शन होगा, तो हम लोग आर कैप, है ना, आर के डायरेक्शन में होगा। तो आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, हमको डायरेक्शन बताएगा। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना हो तो उसका वैल्यू इतना होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो किसी अदर चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस पर उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई 2 चार्ज है Q1 और Q2, है ना, तो Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगेगा, अगर कहीं और हम चार्ज एक Q3 ले लें, एक Q4 ले लें, तो ये Q3 और Q4 के कारण इन दोनों के बीच लगने वाले चार्ज पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों के बीच लगने वाला चार्ज इन दोनों के प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कूलॉम्स लॉ के अनुसार इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उतना ही इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। Q1 पे डिपेंड करेगा, Q2 पे डिपेंड करेगा और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। उसको Q3 और Q4 से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। सेम अगर Q1 और Q4 के बीच का बात करें तो इन लोग से वो इंडिपेंडेंट होगा, Q2 Q4 के बीच बात करें तो इन लोग से इंडिपेंडेंट होगा। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज इन द यूनिवर्स।
किसी भी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ 3 चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 पॉइंट चार्ज है, एक Q2 और एक ले लेते हैं Q3। Q1 और Q2 के बीच फोर्स लगेगा। मान लिया कि Q1 पे Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स है F1 पे 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, फोर्स एक्ट ऑन वन ड्यू टू 2, है ना। 1 पे 2 द्वारा लगने वाला फोर्स F12। अब ये Q3 है, सेम। अब 1 पे 3 के द्वारा लगने वाला फोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, 1 पे लगने वाला फोर्स 3 के द्वारा। तो Q1 पे देखिए 2 प्रकार का फोर्स लगा, एक F12 और एक F13। तो F12 Q3 से इंडिपेंडेंट होगा, इसको कोई Q3 से कोई लेना देना नहीं है, और F13 Q2 से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब Q1 पे 2 फोर्स लगा, F12 और F13 दोनों अपना अलग अलग रहेगा। अब इस पे अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कि F1 पे, है ना, Q1 पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो मान लिया F1 फोर्स लग रहा है, तो ये होगा इन दोनों का वेक्टर सम, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है कि किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। फाइंडिंग फील्ड बाय इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, है ना। जैसे मान लिया कि ये चार्ज है मेरे पास ढेर सारा, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण भी यहाँ बन रहा होगा, इसका भी फील्ड में आ रहा है, ये इसका भी फील्ड में आ रहा है, इसका भी फील्ड में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे 3 प्रकार का इंटेंसिटी होगा, Q1 के कारण, है ना, Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण। तो टोटल इंटेंसिटी अगर हम इस पॉइंट का फाइंड करना चाहे, तो हमको ये तीनों का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा, E1, E2 और E3, उन लोगों को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट चार्ज था, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देख लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं, तो यहाँ सेमी सर्कुलर वायर का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए एक सेमी सर्कुलर वायर लेंगे, दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये है ना, ये मान लेते हैं इसका डायमीटर है। इस पॉइंट पे यहाँ O है और यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण, जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कितना, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए हम लोग कहीं भी एक छोटा सा चार्ज ले लेंगे। मान लिया यहाँ लेते हैं हम लोग एकदम छोटा सा एलिमेंटल चार्ज जो कि DQ है, ठीक है। ये मान लिया इससे एकदम स्मॉल एंगल बना रहा है d थीटा। तो DQ के कारण यहाँ एकदम छोटा सा लेंथ है, एकदम एलिमेंटल छोटा सा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा D, मान इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, मान लिया DQ के कारण O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, DE इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये रेडियस कितना है, R है, मान लिया इसका रेडियस R है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण वो पॉइंट पे। तो हम लोग को गिवन है इसका सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ।
हमको ये डी क्यू का चाहिए कि कितना चार्ज है, डी क्यू का वैल्यू कितना है लैम्डा के टर्म में। तो अगर पूरा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इतना लेंथ का चार्ज क्या हो जाएगा, इतना लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, ये अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू इसका लेंथ कितना है आर डी थीटा। ठीक है, तो अब इस डी क्यू के कारण डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कितना है डी क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है आर। डी क्यू का वैल्यू कितना है के इंटू लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब ये हमको डी का वैल्यू मिल गया, है ना। हमको इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे ताकि हमको पूरा सेमी सर्कुलर वायर का मिले, क्योंकि अभी तो सिर्फ डी क्यू के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है डी। तो इसको हम लोग अगर कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो एक्स के अपन क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका डी साइन थीटा। ठीक है, ये मानिए पॉइंट ओ है। तो डी ई वाई हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और डी ई एक्स हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। हमको डी ई वाई मिला है ना, मतलब इस शॉर्ट डी क्यू के कारण वाई कॉम्पोनेंट मिला। हमको तो टोटल का चाहिए, तो जब टोटल का निकालेंगे वेरिएबल क्या है मेरा थीटा, है ना। तो थीटा कहाँ से वेरी होगा, 0 से लेकर के पाई तक, है ना। इसको हम लोग इंटीग्रेट कीजिए डी ई वाई 0 से ई वाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई डी ई साइन थीटा डी ई वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर क्या था डी साइन थीटा। तो डी का वैल्यू हम लोग कितना था के लैम्डा डी थीटा, है ना, 0 to पाई के लैम्डा डी थीटा बाय आर इंटू साइन थीटा। इसमें से क्या क्या बाहर निकल जाएगा, के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। किसको किसको इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा ई वाई के लैम्डा बाय आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है 0 to पाई, है ना। तो के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस पाई, तो माइनस कॉस पाई क्या होगा, कॉस पाई होता है -1 माइनस कॉस पाई प्लस 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, माइनस कॉस 0 -1 तो +1, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, मतलब ई वाई का वैल्यू हमको मिल गया 2 के लैम्डा बाय आर, पूरा सेमी सर्कुलर वायर के कारण। अब अगर हम ई एक्स देखते हैं तो ई वाई का अपवर्ड्स जाएगा, है ना, डायरेक्शन वहाँ हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई वाई का वैल्यू अपवर्ड्स। अब अगर हम लोग ई एक्स निकालें, ई एक्स क्या था डी ई कॉस थीटा। आप यही देख सकते हैं कि हमको लिमिट डालना है क्या 0 to पाई, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन 0 0 पाई 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हमको वाई कंपोनेंट में मिला, वैल्यू कितना 2 के लैम्डा बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट wire of charge having charge density lambda at a distance r from it।
तो क्या दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है ना, लेंथ इसका इनफाइनाइट है। इससे हमको r डिस्टेंस पे, मान यहाँ एक है पॉइंट जो कि कितना डिस्टेंस पे है, r, ये लेंथ कितना है r, ये r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। हमको दिया क्या हुआ है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इसका कितना है, लैम्डा है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमको इस इनफाइनाइट वायर का चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण इस पॉइंट पे कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल लेंथ का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा का मिल जाएगा। तो एक स्मॉल लेंथ हम लोग पहले लेते हैं, माना कि एक स्मॉल लेंथ है यहाँ dy, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम लोग y लेते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है y। तो ये स्मॉल लेंथ के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इस पॉइंट, इस लेंथ के कारण सबसे पहले इसका चार्ज चाहिए। इसका चार्ज, इस जो स्मॉल डिस्टेंस हम लिए हैं उसका कितना चार्ज होगा, उस चार्ज के हिसाब से कितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो dy का अगर हम चार्ज निकालें तो कितना हो जाएगा, ये पूरा वायर का जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो dy का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dy। तो चार्ज ऑफ dy dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dy। आ रहा है समझ में। तो इस dq के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dq, k इंटू dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, माना कि ये एकदम स्मॉल डिस्टेंस है जो कि d थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ से यहाँ का एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो अगर ये एंगल हम लोग थीटा ले लिए तो ये डिस्टेंस देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है ना। यहाँ साइड में हम लोग लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। मान लीजिए l है तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, है ना। आ रहा है समझ में, सॉरी l इज इक्वल टू क्या होगा, r डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो l इज इक्वल टू क्या हो गया, r sec थीटा। तो यहाँ हो गया r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये हमको मिल गया de का वैल्यू, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। डी क्यू का वैल्यू हम लोग लिखेंगे लैम्डा dy डिवाइडेड बाय r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो k लैम्डा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू dy। अब dy का वैल्यू तो हमको चाहिए, dy का वैल्यू हम जानते नहीं है, तो dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसी ट्रायंगल से आप देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम ये tan थीटा लें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय r। यहाँ देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय r। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, r tan थीटा। तो फ्रॉम दिस सिंस y इज इक्वल टू हो जा रहा है मेरा, है ना, y इज इक्वल टू हो जा रहा है r tan थीटा। हमको चाहिए क्या, dy। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा r। tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो d थीटा। dy का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, dy का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए de इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, k लैम्डा। तो हम लोग को मिल गया de का वैल्यू। अब de का वैल्यू जो मिला है, यहाँ de का डायरेक्शन क्या होगा, इसके कारण है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। अब इसको हम कंपोनेंट में अगर तोड़ते हैं, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर हो जाएगा de cos थीटा, और ये y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, de sin थीटा। हम देखिए dy का वैल्यू मिल गया है
है ना। और हमको दोनों कंपोनेंट अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक बार डी ई एक्स निकाल लेंगे, एक बार डी ई वाई निकालेंगे। अब देखते हैं पहले हम लोग डी ई एक्स निकाल के। तो डी ई एक्स कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। डी ई का वैल्यू कितना है, के इंटू लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। डी वाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, के लेमडा बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और डी वाई का वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, डी वाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा, के लेमडा बाय आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हमको डी ई एक्स का वैल्यू मिला है, एक्स कंपोनेंट डी ई के लिए। हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमको एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। तो डी ई एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, के लेमडा बाय आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम लिमिट क्या रखेंगे, देखिए यहाँ फिगर में लिमिट क्या रखेंगे, हमको थीटा का लिमिट रखना है ना। तो थीटा ये कहाँ से कहाँ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें इसको हम माने ओरिजिन, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, पूरा वायर के लिए पाई बाई 2 है ना। तो ये पाई बाई 2 और इस साइड दूसरे साइड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये भी पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2। तो लिमिट हम लोग क्या डालेंगे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के इंटू लेमडा बाय आर माइनस पाई बाई 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर दिए, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो डी ई एक्स हो गया ई एक्स, और के लेमडा बाय आर ये तो कांस्टेंट है, लिमिट एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं यहाँ, साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखिए लिमिट पुट कीजिए, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1, माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 -1, तो क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा आंसर 2 के लेमडा बाय आर, सॉरी ये आर है। तो ई एक्स का वैल्यू हमको मिल गया 2 के लेमडा बाय आर। अब हमको ई वाई चाहिए, ई वाई डी ई वाई क्या था, डी ई साइन थीटा। अब हम यहीं से देख सकते हैं कि साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरा ई वाई चाहने के लिए लाने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो फिर ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 माइनस पाई बाई 2 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ई वाई हमको क्या मिल जाएगा 0। तो इस पूरा वायर के कारण जो है था पूरा इनफाइनाइट वायर के कारण उस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर, और डायरेक्शन क्या होगा एक्स डायरेक्शन। ओके, थैंक यू। और लैब